नमस्कार। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। रजिस्ट्रेशन को तीन कैटेगरी में बांटते हैं: कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को दो भागों में बांटेंगे फर्दर: टर्नओवर बेस्ड एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर बेस्ड में क्या होगा? एमएनटी के केस में लिमिट है 10 लाख, एटीएम यूपीएस में लिमिट है 20 लाख, अदर स्टेट में अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख और गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लोग का 20 लाख। लेकिन अगर पीटा हम लोग बेचते हैं तो 20 लाख और अगर पीटा एमएनटी में हो रहा है तो 10 लाख। पीटा का मतलब क्या? पेट्रोलियम, आइसक्रीम, टोबैको एंड एयरेटेड वाटर। अगर पीटा नॉर्मल बिक रहा है तो 20 लाख का लिमिट है, लेकिन अगर एमएनटी में बिक रहा है तो 10 लाख का लिमिट है। नाउ व्हाट इज़ एमएनटी एंड व्हाट इज़ एटीएम यूपीएस? एमएनटी का मतलब मनी मिजो, मणिपुर, मिजोरम, एन फॉर नागालैंड, टी फॉर त्रिपुरा। एटीएम यूपीएस, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर मेघालय, यू फॉर उत्तराखंड, पी फॉर पुडुचेरी एंड एस फॉर सिक्किम। नाउ यहाँ पर हम लोग ये सब एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टीन, एक्सक्लूड्स जीपीआरएस, इंक्लूड्स टीन, टी फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, ई फॉर एक्सपोर्ट, ई फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एन फॉर नॉन टैक्सेबल ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टीन, एक्सक्लूड्स जीपीआरएस, includes TIN, T for taxable supplies, E for export, E for exempted supplies and N for non-taxable supplies of all branches on all India basis, and excludes GPRS, G for GST, P for purchase under RCM, then R and S for Schedule 3 and share and securities. So aggregate turnover includes TIN, taxable, export, exempt, non-taxable of all branches on all India basis, and excludes GPRS, GST, purchase on RCM, Schedule 3 and share and securities. So now वापस आ जाते हैं उस रजिस्ट्रेशन के चार्ट पे। रजिस्ट्रेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स: कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को दो भागों में बांटा था: टर्नओवर बेस्ड एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर बेस्ड में एमएनटी के केस में 10 लाख का लिमिट है, एटीएम यूपीएस के केस में 20 लाख का, अदर स्टेट में अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख का लिमिट है, लेकिन अगर गुड्स प्लस सर्विसेज या फिर सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख का लिमिट है। पीटा बेच रहे हैं तो 20 लाख, अगर पीटा एमएनटी में हो तो 10 लाख। पीटा का मतलब पेट्रोलियम, आइसक्रीम, टोबैको एंड एयरेटेड वाटर। नाउ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब कब कराना पड़ता है? MNOPQRSTUV पे कराना पड़ता है। एम फॉर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, माइग्रेटेड एसएससी मर्जर, एन फॉर एनआरटीपी सीटीपी, ओ फॉर OIDAR सर्विसेज, पी फॉर अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है देन एजेंट शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड, क्यू छोड़ देते हैं, आर फॉर रिवर्स चार्ज, एस फॉर स्पेशल चार्ज, टी फॉर टीडीएस, टीसीएस, ट्रांसफरी, सक्सेसर, यू फॉर यूएनओ registered themselves under GST only to claim refund of input tax. UNO registered themselves under GST only to claim refund of input tax, although they are not regarded as registered person. Now U हो गया। अब V for voluntary registration is permitted. अब आता है not liable for registration। तो कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है? वार्न। W फॉर जो होली एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, A फॉर जो एग्रीकल्चरिस्ट है जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है, आर फॉर जो आरसीएम सप्लाई करता है, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड एन फॉर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है। तो हु इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? वार्न, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्रीकल्चरिस्ट, आरसीएम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। समराइजिंग दिस अप, रजिस्ट्रेशन को 3 कैटेगरी में बांटे थे: कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को 2 कैटेगरी में बांटे थे: टर्नओवर बेस्ड, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर बेस्ड में एमएनटी के केस में 10 लाख, एटीएम यूपीएस के केस में 20 लाख, अदर स्टेट में अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख, अगर गुड्स और सर्विसेज या फिर सर्विसेज बेच रहे हैं तो 20 लाख। पीटा अगर बेच रहे हैं तो 20 लाख और पीटा अगर एमएनटी में हो तो 10 लाख। पीटा का मतलब पेट्रोलियम, आइसक्रीम, टोबैको, एयरेटेड वाटर। यहाँ जितना भी 10 लाख 20 लाख बोले वो एग्रीगेट टर्नओवर था। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स TIN, excludes GPRS, includes TIN, T for taxable supply, E for export, E for exempted supply, N for non-taxable supplies of all branches of all India basis.
नाउ एक्सक्लूड्स GST परचेज अंडर RCM शेड्यूल 3 एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे GST REG 1, जिसमें कि पैन डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ये पार्ट ए है। फिर जब मोबाइल नंबर डालेंगे तो TRN जनरेट होगा और वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद पार्ट बी आएगा, देन वी विल फिल अप पार्ट बी। फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा फॉर्म GST REG 2 में। फिर 3 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा GST REG 6 में, नहीं तो 3 दिन के अंदर डेफिशिएंसी आपको बताया जाएगा, जिसके बाद 7 दिन के अंदर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई भेजना पड़ेगा। देन अगेन 7 दिन के बाद आपको फॉर्म 6 में GST सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो GST REG 1 में हम लोगों ने फॉर्म भरा, एक्नॉलेजमेंट में 2 आया GST REG 2, और हम लोग को फाइनली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया GST REG 6 में। तो 1 में फॉर्म आया, 2 में एक्नॉलेजमेंट आया एंड 6 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। तो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि GST का रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एंड पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका पैन चेंज हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन भी आपको फिर से कराना पड़ेगा। अब बाप एक बेटा, बाप का बिजनेस अगर था और उसने GST के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो जब बाप मरेगा और उसका बेटा जब उस काम को करेगा तो वहाँ पर बेटा को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। पैन चेंज होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर SEZ यूनिट। अगर SEZ यूनिट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है कि विद इन स्टेट में भी आप करा सकते हो रजिस्ट्रेशन, 1 या 2 जगह में, या फिर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर एक स्टेट में SEZ यूनिट भी है और स्टेट में कोई दूसरा बड़ा ब्रांच में भी है, तो आपको 2 रजिस्ट्रेशन करवाने ही पड़ेंगे, एक नॉर्मल ब्रांच के लिए और एक SEZ यूनिट के लिए। सो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर SEZ यूनिट। नाउ हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इफेक्टिव डेट क्या होता है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने 30 दिन के अंदर फाइल किया है तो डेट ऑफ फाइलिंग हो जाएगा, और अगर आपने 30 दिन के अंदर फाइल नहीं किया है या फिर कोई अदर केस है तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन। ओके, तो बात था व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया था तो वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट मान लिया जाएगा। अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं किया था या फिर कोई दूसरा केस था तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। अब बात करेंगे हम लोग वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन का कितना दिन तक वैलिडिटी रहता है। तो CTP और NRTP के केस में 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज प्लस एक्सटेंडेड 90 डेज। एक 90 डेज तो मिलेगा, लेकिन 90 डेज तक एक्सटेंड भी हो सकता है, बट फर्दर दैट उसके बाद अगर करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर रेगुलर। फिर आप CTP NRTP क्या चीज़ का, आप 90 दिन तक किए मैक्सिमम, फिर एक्सटेंड करके भी 90 दिन लिए और दोबारा फिर से वहीं पर काम करना चाहते हैं तो आप फिर रजिस्ट्रेशन ही करवा लो उस स्टेट में, है कि नहीं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ CTP NRTP 90 + 90 और अदर्स के केस में टिल कैंसिलेशन। कमिंग टू CTP और NRTP। CTP ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन प्लस नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट। ओकेजनली अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन and no fixed place of business in state. What is NRTP? Occasionally undertakes transaction and no fixed place of business in India. Now what is the procedure? Apply before 5 days. 5 दिन के अंदर तुम अप्लाई कर दो। 5 days from where? Before 5 days of start of the business. Then pay tax in advance. आपको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा। Only then certificate of registration is granted. And only then business can be commenced. So what is the procedure of CTP NRTP? Apply before 5 days, pay advance tax, only then certificate of registration is granted, only then business can be commenced. अब आते हैं अमेंडमेंट पर। अमेंडमेंट के विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना पड़ता है। विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना पड़ता है। नाउ 3 कैटेगरी में हम लोगों ने अमेंडमेंट को बांटा है, कोर अमेंडमेंट, नॉन कोर अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट नॉट परमिसिबल। कोर अमेंडमेंट कब होता है? जब DNA ही चेंज हो जाता है। DNA मीन्स डायरेक्टर, नेम, एड्रेस, ये सब चेंज हो जाएगा तो कोर अमेंडमेंट आ जाता है।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। अमेंडमेंट एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। कोर अमेंडमेंट कब होता है? जब चेंज इन डीएनए हो जाता है, डायरेक्टर नेम एड्रेस चेंज हो जाता है, तो अमेंडमेंट एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। नॉन कोर अमेंडमेंट कब होता है? जब चेंज ऑफ डीएनए के अलावा कोई और चेंज होता है तो उसको हम लोग नॉन कोर अमेंडमेंट कहते हैं। इस केस में ओनली अमेंडमेंट एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड इट विल बी इफेक्टिव। ओनली अमेंडमेंट एप्लीकेशन टू बी मेड एंड देन इट विल बी इफेक्टिव। नाउ अमेंडमेंट नॉट परमिसिबल का क्या केस है? इफ पैन इज चेंज देन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कैंसल्ड एंड मस्ट अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। चूँकि कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन पे वर्क करता है, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन पे वर्क करता है जीएसटी। इसका मतलब कि अगर पैन आपका चेंज हो जाता है तो वो अमेंडमेंट नहीं है, आपको तो नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इफ़ पैन इज चेंज्ड देन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कैंसल्ड एंड मस्ट अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। कोर अमेंडमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। और नॉन कोर अमेंडमेंट में क्या करना पड़ता है? ओनली अमेंडमेंट एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड इट विल बी इफेक्टिव। तो अब हम लोग आ गए हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। तो दो प्रकार से कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहला एप्लीकेशन ओन मोशन, हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। प्रॉपर ऑफिसर ओन मोशन में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दूसरा कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, इसको हम लोग थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। तो 4 कंडीशन है। डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड बिजनेस, फॉल्स इनवॉइस, एंटी प्रॉफिटियरिंग गाइडलाइंस को वायलेट करना। दूसरा डज नॉट फाइल रिटर्न फॉर 6 मंथ। तीसरा नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ। चौथा रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। इन सब केस में सो कॉज नोटिस भेजेगा कौन? भेजेगा प्रॉपर ऑफिसर फॉर रिप्लाई विद इन 7 डेज। सो कॉज नोटिस फॉर रिप्लाई विद इन 7 डेज। अब इफ रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री और इफ रिटर्न इज फाइल्ड विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो कैंसिलेशन ड्रॉप हो जाएगा। बट अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। एक और बार रैपिड रिवीजन करते हैं। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 तरीका से हो सकता है। एक कैटेगरी है एप्लीकेशन ऑन मोशन, हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑन मोशन में भी हम लोग कैंसिलेशन कर सकता है। दूसरा है कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर में 4 पॉइंट्स हैं। डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड बिजनेस, फॉल्स इनवॉइस, एंटी प्रॉफिटियरिंग गाइडलाइंस को हम लोग वायलेट करते हैं। डज नॉट फाइल रिटर्न फॉर 6 मंथ, नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो इस केस में प्रॉपर नोटिस यानी सोकोज नोटिस भेजेगा फॉर रिप्लाई विद इन 7 डेज। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है और इफ रिटर्न फाइल विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो कैंसिलेशन ड्रॉप हो जाएगा। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व्ड, नाउ विद इन 30 डेज यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन। Cancellation is of 2 types, cancellation retrospective, cancellation prospective. Now cancellation retrospective, registration cancelled on 1/7/2019 but with effect from 1/1/2019. Firstly cancellation shall be revoked, then we shall get 30 days time to file return pending. But in case of cancellation prospective, registration cancelled on 1/7/2019 and with effect from 1/7/2019. Returns have not been filed from January 2019 to June 2019. Then pending returns till the date of cancellation must be filed before application for revocation. Pending returns till the date of cancellation must be filed before application of revocation. Now order revoked on 1/9/2019. Then returns for July, August 2019 must be filed within next 30 days. यहाँ पर खत्म होता है रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। ये बड़ा था लेकिन इसको शॉर्ट में कर दिए हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर।